नमस्कार। शुरू कर रहे हैं आज की बिग बुलेटिन की चर्चा को। और इससे पहले कि हम विषय की ओर चलें, आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हमारे पैनल में अधिवक्ता के तौर पर अनीस अहमद खां वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हैं, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी हैं भाजपा से, सपा से नदीम फारूकी साहब हैं और कांग्रेस से युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम तिवारी हैं। पिछले दिनों कायमगंज में एक घटना हुई एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ में। उनके खिलाफ हरिजन एक्ट का मामला दर्ज कराया गया। उसके बाद में घटनाक्रम में कुछ नया मोड़ आया और जिस तरह से कायमगंज से आवाज आ रही है, कायमगंज के संभ्रांत लोग और यहाँ तक कि कायमगंज और दूसरे भाजपा नेता भी कायमगंज के जिस तरह से पत्रकार के साथ खड़े हैं और उस फर्जी एफआईआर को फर्जी बता रहे हैं, उस हरिजन एक्ट की एफआईआर को फर्जी बता रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर हरिजन एक्ट के की जो धारा है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है। इतना मालूम है यहाँ कायमगंज के अंदर जो है सड़कें खुलवा कर जो पाइप डाली गई थी, उसका कायदा ये कहता है कि पाइप पड़ गई, उसके बाद कम से कम जो है 4 बार टेस्टिंग होनी चाहिए फुल प्रेशर पे। उसके बाद अगर कहीं लीक होती है तो तुरंत रिपेयर होनी चाहिए। अगर रिपेयर नहीं होती है ना, चेकिंग पूरी हो जाती है, सब ठीक होता है। उसके बाद कायदा ये कहता है जिस ठेकेदार ने ठेका लिया था, यही सड़क हमारी थी, वही सड़क उसको बना के देनी चाहिए। मतलब काम अमानत हुआ है। आगे मैंने इसके बारे में ईओ कायमगंज, नगर पालिका अध्यक्ष कायमगंज से कहा कि आप इसकी टेस्टिंग कराइए। टेस्टिंग कराने के बाद सड़क जैसी थी वैसी कराइए, उसके बाद दूसरा काम करिए। यहाँ हमें लोगों ने बताया, मैं तो देखा नहीं अभी तक, यहाँ के पब्लिक ने बताया कि उसी पे ऊपर ना तो मिट्टी साफ की गई सड़क की, ना कुछ किया गया, और उसी ऊपर जो है डामरीकरण होने लगा। और डामरीकरण मैंने एस्टिमेट देखा नहीं कि डामरीकरण कौन सा है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता अनीस अहमद खां से ही जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि क्या है ये धारा हरिजन एक्ट की, SC ST एक्ट क्या है और कहां पर इसका उपयोग होता है, क्या इसके साथ घटनाक्रम रहा है और आज की तारीख में इसकी क्या स्थिति है। अनीस अहमद खां साहब। असल में ऐसा है, धन्यवाद। हमारे जितने भी साथी लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को भाई आदाब, नमस्कार। ये है कि आज़ादी के बाद से 1947 से लेकर जब भारत को आज़ाद हुआ और 1950 में जब भारत के संविधान लगा, दलित समाज के लिए रिजर्वेशन तो दिया गया, लेकिन दलित समाज को जिस तरह से उत्पीड़न उसका सामाजिक स्टेटस और रिलीजियस उससे जैसे भी था उस हिसाब से, या जो कल्चर रहा उसके हिसाब से उनको बड़ा जलील और खुआर और बुरी तरह से घसीटना, उनकी माँ बहनों की बेइज्जती की जाती थी। इन सब चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा हो गया था, बीच में कानून बना था लेकिन वो मामूली सा कानून था, उस पर कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। फिर आई जनता दल की हुकूमत, रामविलास पासवान जी थे, तब एक एक्ट लाया गया, SC ST प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटी एक्ट, यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसके अंदर ये प्रोविजन बहुत सख्त रखा गया। 15 थी, उसमें 15 सेक्टर हैं, जिसमें जातशुदा कहना, किसी को मामले ये है कि SC ST ज़मीन पे कब्जा करना, उनकी माँ बहनों को पकड़ लेना, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना, भीख मांगने के लिए मजबूर करना, वोट देने से रोकना या अपनी तरफ दबाव डाल के वोट डलवाना। ये बहुत सी दफ़ाएं ऐसी थी। दलित उनकी जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, उनके दरवाज़ों के ऊपर गंदगी डाल देना, उनके दरवाज़ों पर मुर्दा जानवर ला के डाल देना, और ये सब करना जिससे उनकी अजमत, उनकी इज्जत, आबरू के ऊपर धक्का लगता था, उन्हें बड़ा जलील किया जाता था। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक्ट बनाया गया था 1989 में, जिसके अंदर कठे बहुत सख्त प्रोविज़न रखे गए थे। उस प्रोविज़न के अंदर ये था कि जैसे ही FIR होगी अरेस्ट किया जाएगा,
और इसका इंस्पेक्टर लेवल से कम का पुलिस अफसर इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। दूसरी चीज है कि इनको फौरन ही अंदर भेजा जाएगा जो भी मुलजिम होते हैं, और इसके लिए स्पेशल कोर्ट रखी गई थी, और 5 साल से लेके 6 साल से लेके 6 महीने से लेके और 5 साल तक की सजा का प्रोविजन था। और अगर किसी को ब्रूटल हत्या की जाती है किसी दलित की, तो उम्र कैद और सजाए मौत तक का प्रोविजन ये सब रखा गया। ये एक सब चल रहा था, और इसके लिए स्पेशल एक जज बनाया गया, स्पेशल कोर्ट बनाई गई। यहाँ तक प्रोविजन था कि सीनियर जो सरकारी अफसर है, अधिवक्ता है, वो भी सीनियर कैटेगरी का होगा। ये सब रखा गया, और ये तक रखा गया था किसी दलित के खिलाफ अगर कोई झूठी गवाही देगा तो उसको भी, तो बहुत सा एक्ट रखा गया था। ये सोच के रखा गया था कि दलित समाज का इसको उद्धार किया जाए, और लोगों के अंदर जो उनको किया जाता है उनके अंदर थोड़ा सा भय पैदा हो कि इन लोगों को ज़्यादा तंग ना किया जाए। लेकिन आप जानते हैं हमारा भारत है, हर जगह है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दलितों पे अत्याचार हुए भी हैं, FIR हुए भी हैं, लेकिन बहुत सी FIR ऐसी हैं जो दलितों को खरीद कर के भी, माफ कीजिएगा, तो जो है, हम चूंकि एज ए वकील हैं, हम लोग तो रात दिन ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे मामले होते हैं कि दलित को पैसा दिया, या किसी आदमी का कोई दलित है, नौकर है, उससे किसी अपनी रंजिश निकालने के उस पर एक झूठी FIR करा दी गई। इस तरह से बहुत से ऐसे मामले बनाए गए हैं। तो इससे जनता भी बहुत परेशान हो गई थी, और दलितों को सही तरीके से न्याय भी नहीं मिल पा रहा था, बल्कि इस कानून का गलत इस्तेमाल भी होने लगा था। तो अंदर से वो भी पैदा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका डाली, जैसे कि ललिता कुमारी वगैरह ने, और सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह ने भी कहा कि साहब एकदम अरेस्टिंग की बात ना की जाए, इसमें एकदम अरेस्टिंग की बात ना की जाए। और इसके अंदर ये जैसे कि एकदम अरेस्ट होता है तो अरेस्ट नहीं, पहले एक FIR कोई दरखास्त दी गई है तो उसमें पहले इंक्वायरी होना चाहिए, उसके बाद अगर कुछ बनता है केस तो FIR होना चाहिए, और एंट्री सेक्रेटरी की बात भी होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे प्रोविजन किया। तो जाहिर सी बात है, इससे जो बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया गया मामले को, हालांकि हल्का हल्का डाइल्यूट तो पहले ही हो गया था सुप्रीम कोर्ट में उसको देखते हुए, जो कोर्ट के अंदर जो प्रोसीजर चल रहा था। जब ये डाइल्यूट मामला होने लगा तो दलित समाज और जो और लोग थे, इन लोगों ने सड़कों पर उधम मचाना शुरू किया। जब बहुत उधम मचा, तुएलेले मची, तो हमारी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने ये अमेंडमेंट लेके आई, और उसमें एक विधेयक पास किया ये, और विधेयक पास करने 18 के आसपास, और कहा कि नहीं साहब वही रखा जाए तो पहला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब लोग उधम तो मचा रहे हैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? अब आप जैसी ही बात कर रहे हैं कि साहब वहाँ पर जो कायमगंज में हुआ है, तो आप कायमगंज में एक चीज मुझे ये बताइए कि किस तरह से आप उसका एक्ट करेंगे। आप सब लोग उधम मचा रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जब ये भी पास हो गया है कि नहीं, आपको एज इट इज वैसी रखा जाए, एंट्री बैन का कोई प्रोविजन नहीं होगा, तो फिर आपको तो उसको झेलना तो पड़ेगा ही। आप कितने उधम मचा लें। आयोग भी अगर चाहे तो पार्शियलिटी नहीं बरत सकता इसमें। बहुत बड़ा प्रोविजन, उस तक की कन्विक्शन तक की बात है जो उठा के अगर आप देखें, तो यही सब चीजें हैं। तो अब आपको झूठी FIR ये कुछ है, हालांकि इसका गलत इस्तेमाल खुद दलित समाज भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अछूता हो इससे, वो भी इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। कोई किसी का पैसा आपसे मुझसे आगे पैसा ले गया उधार के लिए, जब मैंने मांगना शुरू कर दिया, हर्जन एक्ट के हमारे पर दरखास्त लगा दी गई। ये भी हो रहा है। अब ये हो सकता है कि इंजीनियर साहब भी, हो सकता है कि कोई जात के हो या कोई और हो, विशेष उसके हो, या किसी ने भड़का दिया हो, कुछ भी कहे कि उन्होंने करा दिया कि साहब हमें इन्होंने ये हर्जन का। तो क्या हर्जन भी अत्याचार कर सकता है? ऐसा नहीं है इस एक्ट के जरिए। ये आप होके आए हैं, घटना के बारे में जान करके आए हैं। हमारी वहाँ विधायकी से बात हुई, कायमगंज के जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने बहुत गंभीर बात कही। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, बड़ा बेबाकी से उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर पालिका के अध्यक्ष हों, MLA हो, MP हो, उन्हें अपनी जनता के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए। पत्रकार होने का मुद्दा एक अलग है। ये विधायक जी के शब्द है, हम सुनवाएंगे उनका बयान आपको, कि उन्हें जो जनता के चुने प्रतिनिधि हैं,
उन्हें अपनी जनता के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए। जो जनता उन्हें सिर आंखों पर बैठाती है, वो अगर उन्हें गाली भी दे, ये सब उन्होंने कहा है कि अगर वो जनता उन्हें गाली भी दे तो उन्हें कहीं ना कहीं अवॉइड करने चाहिए। अब कार्य अमानक हो रहा था, इसका विरोध किया उन्होंने विरोध किया तो चेयरमैन साहब ने सबसे मिल करके रिपोर्ट लगा दी। और मेरे ख्याल से एक संवैधानिक पद पे रहते हुए जनता का चुना हुआ व्यक्ति और वो भी नगर पालिका अध्यक्ष, उसे जो है गंभीर होना चाहिए था, स्पेशली इस मामले में। और स्पेशली जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, स्पेशली अगर वो एससी का है, उसे विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। आप पब्लिक के चुने हुए हो, पब्लिक तो हर तरह ही कहेगी। पब्लिक अगर आपको चाय पिलाएगी, चाय के संग बिस्कुट खिलाएगी, चाय के संग दूध पिलाएगी, तो उल्टा सीधा करने के लिए पब्लिक नहीं है, वो भी हमारी है। अगर हमें पूरा अधिकार है, उन्हें गालियां देने का भी अधिकार है, उन्हें उल्टा सीधा कहने का भी अधिकार है। इस सबके पीछे कहीं ना कहीं चेयरमैन और विधायक के बीच की राजनीति भी हो सकती है, लेकिन उनका बयान ये है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन्हें जनता के प्रति काफी गंभीर होना चाहिए। जो जनता उन्हें सिर आंखों पर बैठाती है, वो जनता उन्हें अगर गाली भी दे तो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वस्तुस्थिति उल्टी है। आप अगर विधायक जी के चक्कर में पड़े, विधायक जी के बयान का आपने अनुसरण किया तो निश्चित रूप से, और आपने गाली देना शुरू किया तो सुनने वाला कोई नहीं, आपके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। हमारे जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है कि एक तो पत्रकार, बहुत सीनियर पत्रकार, और उनका पुत्र सभासद नगर पालिका परिषद कानून बोर्ड में, आप दोनों ही भूमिका में चेयरमैन की कार्यप्रणाली के संबंध में पत्रकार को भी लिखने और कहने का अधिकार है, और सभासद को भी जानने का अधिकार है कि ये सड़क बन रही है तो किस तरीके से बन रही है और किस मानक से बन रही है। इस तरीके की अगर कोई आपत्ति सभासद ने की और पत्रकार ने अगर अपना निष्पक्ष लेखनी की काम किया है, तो इसमें सत्ताधारी चेयरमैन को ये लगने लगा कि ये हमारी सरकार है और ये लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। वहां जेई और ईओ और चेयरमैन मिलकर मनमानी कर रहे थे, धन उड़ाई कर रहे थे। उसके खिलाफ अगर पत्रकार, जो कि देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अपनी भूमिका निभा रहा था, तो उसको डराने और धमकाने का काम ये किया गया कि गलत तरीके से अर्जुन हेड का मुकदमा उन पर आरोपित किया गया, झूठा मुकदमा लगाया गया। ये मुकदमा लगाकर कहीं ना कहीं उनको दबाव में लेने का काम किया गया। अगर इस तरीके से सरकार के में बैठे हुए लोग ये करेंगे, सत्ताधारी दल के नेता ये करेंगे, जनप्रतिनिधि हैं ठीक है, लेकिन जनप्रतिनिधि हो जाने का मतलब ये नहीं कि वो निरंकुश हो जाए और उनकी सरकार अगर है तो वो मनमाने तरीके से निर्माण कार्य कराएं। मैं भी नगर पंचायत का चेयरमैन रहा हूँ, बोर्ड को विश्वास में लेना पड़ता है, पत्रकार जनता को भी संतुष्ट करना पड़ता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। जब निश्चित तौर पर अब किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा होगा तो उसकी छवि भी खराब होती है और मानसिक पीड़ा भी होती है। तो जब इसलिए उनको आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा, तब ये स्थिति वहां की बिगड़ी और तमाम लोग निकलकर पत्रकार के समर्थन में आए और उन्होंने बात रखी, तब ये चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा हुआ। तो निश्चित कहीं ना कहीं इसमें गलती वहां के चेयरमैन और ईओ की है कि उन्होंने अनैतिक दबाव में लेने का प्रयास क्यों किया। तो भाई पत्रकार अपनी बात नहीं कह सकते हैं, सभासद अपनी बात नहीं कह सकते हैं, तो ये पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि सर्व समाज की बात करती है, सबका संरक्षण करने की बात करती है, और उनका ये रूप सामने आया है कि वो पत्रकारों को डराने का काम करेंगे और सभासदों को डराने का काम करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य। बताइए सोम तिवारी जी, क्या आपने क्या स्थिति को आकलन किया है? देखिए, जहां तक जो वर्तमान परिस्थिति आज कायमगंज में देखने को मिल रही है, यहाँ पे वर्तमान सरकार का एक अजीब सा चेहरा सामने आया है। एक तरफ तो आरक्षण और हरिजन एक्ट के ऊपर इतना खुल के बोलना, उसका विरोध करना, दूसरी तरफ एक जनप्रतिनिधि हरिजन एक्ट का मुकदमा तामील कराने की बात करता है। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इन लोग का जनता के प्रति क्या सोचना और क्या रवैया है। जो चीज अपने हितकर हो, मतलब मीठा मीठा तो गप गप,
और कड़वा कड़वा तो ये जो मापदंड है ये आज जनता के बीच में सही से समायोजित नहीं हो पा रहा है। यहाँ जब इनके बड़े नेता बात करते हैं तो वो हरिजन एक्ट से चलते चलते वो जो है आरक्षण पे आ जाते हैं और आरक्षण में आके कहते हैं कि साहब जो है ये इसे संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर जब उस पर तानाकसी होती है तो कहते हैं इस पर विचार होना चाहिए। संघ प्रमुख का यह बयान देख लीजिए जो उन्होंने दिल्ली में दिया था। तो इस पर जवाब हमसे बेहतर, क्योंकि हमने हमेशा हरिजन एक्ट की बात वहां पर करी है जहां पर हमने देखा है कि हरिजनों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। उत्पीड़न नहीं होना चाहिए उनके। देखिए बात तो ये है भैया, इसके अंदर है कि हम जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि का मतलब है, चाहे एक तो पहली बात तो यह है कि जब आप एमएलए, एमपी हो गए, मंत्री हो गए, इंजीनियर, डॉक्टर हो गए हैं और आपको अगर कोई ऐसा कमेंट करता है और यह हरिजन कह देता है, कुछ कह देता है, तो इस पे एक्ट को बिल्कुल ही इतना सख्ती से नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे अभी कांग्रेस के लेटर बच्चे ने कहा है, बेटे ने, कि जहां पर मास लेवल के ऊपर मारपीट की गई हो, खून खराबा हुआ हो और कोई बदतमीजियां हुई हो और तो छेड़छाड़ हुई हो, वहां पर हरिजन एक्ट को अगर लगाया जाता है, किसी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा माफिया कर रहे हो या उनकी जमीनों पे वो कर रहे हो, तब तो ये एक्ट को लागू करने से ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप बताइए कि आप जैसे विधायक जी ने भी ये कहा कि साहब जो बर्दाश्त करना चाहिए, किसी ने बर्दाश्त किया, किसी ने नहीं किया। तो सवाल ये पैदा होता है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में, जैसे गुप्ता जी का मामला है, इस मामले में गुप्ता जी का जाहिर सी बात है कि जनप्रतिनिधि मतलब जनसेवक होने के नाते, अखबार होने के नाते, अगर इन्होंने उस पर उसकी मानकता या किसी के ऊपर कोई वो लगाया है, इल्जाम लगाया है, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि भ्रष्टाचार करने वाले हरिजन एक्ट लगा देंगे अगर वो दलित समाज से ताल्लुक रखते। तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एंट्रीम अगर केस नहीं बनता है अदालत की निगाहों में या कुछ लचर मालूम पड़ता, कुछ झूठा, तो एंट्रीम जमानत दी जा सकती है। ये नहीं है कि इधर एफआईआर और सीधा जेल के अंदर। किसी की इज्जत आबरू की बात भी होती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे ये मौजूदा भाजपा हो, जो सबकी बात तो करती है, लेकिन इन्हें भी परेशान होने के बाद में जब उधम मचने लगा तो पार्लियामेंट में विधेयक लेके आ गए और विधेयक लेने के बाद में आपने कहा कि नहीं साहब एज इट इज रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया कि 10/2/2020 को। तो राहत का कुछ तो एक रास्ता बनना चाहिए था। शुभम तिवारी, तो कायमगंज की परिस्थितियां हैं, उसमें हरिजन एक्ट का, SC ST एक्ट का कितना दुरुपयोग हो रहा है, जो कायमगंज की परिस्थितियां हैं? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आदरणीय वकील साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी अधिवक्ता है और मैं भी उनका जूनियर अधिवक्ता हूँ। बोलूंगा जरूर कि कानून का एक मापदंड और है कि भले ही एक मुजरिम भाग क्यों ना जाए, लेकिन 4 बेगुनाह और 10 बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी की वजह से ये विधेयक लाना, उसका जो है उस पर मजबूती से अमल करना कहीं ना कहीं सरकारों की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह इस तरीके से फैसले नहीं लेते जिसमें आम जनमानस की और जरूरतमंद की हत्या हो जाए। दूसरी बात, जहां पर आदरणीय शेखर जी ने यहाँ पर बात रखी कायमगंज की, तो सबसे पहला प्रथम जो है आज सवाल जो निकल के आ रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में हो क्या रहा है। 4 दिन पहले सांसद जी की बात आई, 4 दिन बाद आज 5 कायमगंज के विधायक जो ऑलरेडी जो है अपने ही पदाधिकारी के ऊपर या अपने ही एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, सत्ता दल के जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके की नीति और रवैया अपनाया जा रहा है? क्या दलित उत्पीड़न का मुकदमा जो है, हरिजन एक्ट कोई हंसी मजाक है या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके लिए दूसरों को दबाने का एक तरीका है कि आपने उठाया, वो भी किसके ऊपर? आप एक पत्रकार के ऊपर लगा रहे हैं, समाज के उस वरिष्ठ वर्ग के ऊपर लगा रहा है। पत्रकार यानी कि जो है मतलब एक वजूद है जिसका वहां पर, जो वहां समाज की आवाज भी बनता है। लेकिन इस सब बातों से इतर भारतीय जनता पार्टी अपने मद में इतना चूर हो चुकी है कि उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। उनका सीधा एजेंडा है, जिसकी लाठी उसकी है। हम अगर चाहेंगे तो हम आपके देखा है कि हमारे पत्रकार बंधु प्रदीप गुप्ता जी हैं, उनके ऊपर हरिजन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाता है और यह मुकदमा जो है वो इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि उन्होंने जो विकास कार्य नगर पालिका और चेयरमैन द्वारा यो द्वारा कराए जा रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी जो गुणवत्ता थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया था।
प्रश्न चिन्ह यहाँ जो भी व्यक्ति लगाएगा उसके ऊपर हरिजन एक्ट का मुकदमा जरूर लिखाया जाता है। मैं मांग करता हूँ कि यहाँ जो भी विकास कार्य सुनील चक जी के समय में कराए गए हों उनकी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से मेरा ये भी कहना है कि यहाँ जो मुकदमा ये लिखाया गया है वह शासन और प्रशासन की मिलीभगत से लिखा हुआ है। जो प्रशासन है वो शासन के दबाव में काम कर रहा है और यहाँ बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद, उनके दबाव में ये मुकदमा लिखा गया है। बड़े नेता यहाँ कायम। समय अंत की ओर बढ़ रहा है, समापन की ओर बढ़ रहा है। साहब, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ है? नदीम बारूदी साहब जी, बिल्कुल निश्चित दुरुपयोग हुआ है। इस कानून वाले प्रकरण में तो पूर्णतया दुरुपयोग ही हुआ है और सरकार जो है, सरकारी राजनीतिक दल इसका दुरुपयोग पूरी तरीके से कर लेते हैं और उन्होंने किया है और अधिकांशतः इसका दुरुपयोग होता है और सत्ताधारी लोग निरंतर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये दुरुपयोग, लेकिन आज भी देखिए कि दुरुपयोग की कितनी सीमा है। ये जागरूक समाज के ओर, सब समाज के ऊपर और बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर भी इन्होंने अपना ये दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। वो सभासद हो, निर्वाचित सभासद है या सीनियर पत्रकार है, उनको वो भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं। मतलब दुरुपयोग की पराकाष्ठा कर दी है और ये दुरुपयोग तभी कर पाता है जब आदमी को सरकार की ताकत मिली हुई होती है। निश्चित तौर पर वहां की पुलिस ने कहीं प्रेशर रहा होगा चेयरमैन का। अब चेयरमैन का प्रेशर इसलिए रहा होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी बेनकाम हुआ है इस कानून वाले प्रकरण में पूरी तरीके से। ये पार्टी जो आदर्शवादी होने का अपना दिखावा करती है वो यहाँ की सामने नहीं आई। एक तरफ दलितों की बात करती है तो दलित के नाम को उत्पीड़न भी कर रहे हैं, जो निरंतर समाज को जागरूक समाज है। आप लोग इतनी देर से बोल रहे हो जी। सतपाल जी, बिना किसी भूमिका के आप समापन करिए पूरी चर्चा का। आपने विचार सुने, अधिवक्ता के विचार सुने, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके विचार सुने, पूरी चर्चा का समापन आप करिए। आप तकनीकी कारणों से बीच में सहभागिता नहीं कर पाए हैं, आप चर्चा का समापन आप करिए पूरी चर्चा का। आपने जो विचार सुने आज के पैनल के दूसरे सदस्यों के, उसके आधार पर क्या स्थिति है कायमगंज की घटना को किस रूप से आप आकलन करती है आपकी पार्टी और कहां पर खड़ी है आपकी पार्टी? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जब किसी चीज का सदुपयोग होता है तो उसका दुरुपयोग भी होता है। जैसा वकील साहब ने कहा कि जब दलितों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा था तब कभी कानून बना होगा। आज दलित भी सक्षम हो गए हैं, सामर्थ्यवान हो गए हैं, वो भी अपने नेता हो गए हैं और ये कोई पहली घटना इस जिले में है ऐसा था कि